हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन करेंगे बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पूरी एनर्जी, पूरी शिद्दत के साथ मेरे साथ जुड़ते रहिए। ये चैप्टर सबको बहुत परेशान करता है, बट आई एश्योर यू एक बार ये चैप्टर मेरे साथ कर लेंगे इन 45 मिनट्स, उसके बाद किसी तरह की कोई दिक्कत इस चैप्टर में नहीं आएगी। जब मैं पढ़ा रही हूं तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैंने पूरी कोशिश करी है सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी डेटा, जितने केस बेस्ड क्वेश्चंस आए उनको कवर करने की। काइंडली अपने स्क्रीनशॉट लेते जाएं इस लेक्चर के, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूं, और पढ़ते रहें और पूरी एनर्जी के साथ जुड़ते रहें। एफ ब्लॉक तक पहुंचेंगे मेरे साथ, क्योंकि यूजुअली मैंने ये ट्रेंड देखा है, डी ब्लॉक पढ़ लिया, एफ ब्लॉक रहने दिया। तो एफ ब्लॉक के बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड डालता है, मैंने सारे अपने लेक्चर में कवर किए हैं। वेरी स्मॉल 1-1 मार्क क्वेश्चंस। तो जुड़ते रहें, जुड़े रहें और पढ़ते रहें। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। राइट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो ट्रांजिशन मेटल्स वो सारे मेटल्स हैं जिनका डी ऑर्बिटल जो है इनकम्प्लीटली फिल्ड है। अब जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हमने 4 सीरीज में डिवाइड कर दिया। दैट इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हमने 3D सीरीज कहा, फिर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज जिसको हमने 4D सीरीज, एंड देन कम्स द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसको हमने 5D सीरीज कहा, और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जिसको हमने 6D सीरीज कहा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूजुअली स्टूडेंट्स गलत करते हैं, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इसका फर्स्ट एलिमेंट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का दैट इज लेंथनम। इसमें 14 एलिमेंट्स जो हैं इसके बाद एफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे, और लेंथनम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा दैट इज हाफनियम विद द एटॉमिक नंबर 72, एंड देन कम्स द मर्करी विद द एटॉमिक नंबर 80। ऐसे ही हमारे पास जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है जिसको हम 60 सीरीज बोलते हैं, उसमें फर्स्ट एलिमेंट कम्स टू बी द एक्टिनम। उसके बाद 14 एलिमेंट्स विल गो इनटू द एफ ब्लॉक, दैट इज अ एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथनम के बाद जो एफ ब्लॉक सीरीज आ रही है दैट इज कॉल्ड एज अ लेंथनॉइड सीरीज। देन कम्स रदरफोर्डियम with the atomic number 104, and the last element of the series has the atomic number 114. अब देखिए, हमने ट्रांजिशन मेटल्स की जब डेफिनेशन करी, हमने कहा यार ये वो सारे मेटल्स हैं जिसमें डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। एक छोटा सा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनमें डी ऑर्बिटल जो है वो पूरी तरह से फिल्ड है, फिर भी इनको कंसीडर किया जाता है या इसको रखा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, बट दे आर नॉट मैचिंग द डेफिनेशन। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो जिंक, कैडमियम, मरकरी हैं, इनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह हैं। जैसे ये एलॉय बनाते हैं, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। भाई इतनी सारी सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए इनको उठा के हमने रख दिया डी ब्लॉक के अंदर। अब उसके बाद एक और तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन कि भाई जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इन सब में डी ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड। ये भी डेफिनेशन को मैच नहीं करते। कॉपर 3d10, देन वी हैव सिल्वर 4d10, एंड देन वी हैव गोल्ड विद 5d10, पर फिर भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह क्यों कंसिडर किया जाता है? उसका एक छोटा सा रीजन, क्योंकि जब ये अपने मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर रहते हैं उस टाइम पे इनकी कॉन्फ़िगरेशंस के देखें, अगर कॉपर +2 d ऑर्बिटल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड, सिल्वर +2 d ऑर्बिटल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। गलती नहीं करके आनी, ये दोनों +2 हैं, दिस इज गोल्ड +3 विद 5d9। तो ये बहुत ध्यान से, ये छोटे से क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद वी आर कमिंग टू एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज की बात करें यार, 4 ही बातें दिमाग में रखनी, सिर्फ 4 बातें। उसमें से एक क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार सीबीएसई बोर्ड दे चुका है। पहले देखिए एटॉमिक साइज, ठीक है, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, एंड दिस इज डी ब्लॉक। तो एटॉमिक साइज जो वेरी करता है पीरियोडिक टेबल में, तो डी ब्लॉक का जो पीरियोडिक जो साइज है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में आ रहा है। उसके बाद जब हम सीरीज में मूव कर रहे हैं,
तब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन छोटा सा हमें लगता है कि साइज जो है भाई वो कम हो जाना चाहिए, साइज कम हो जाना चाहिए क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। पर हर बार देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो डी के अंदर फिल होता चला जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज साइज को कम कर रहा है, शील्डिंग इफेक्ट साइज को बढ़ा रहा है। तो दो फैक्टर्स जो बिल्कुल एंटागनिस्टिक टू ईच अदर हैं, दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, जिसकी वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से मिडवे के बाद सीरीज के एलिमेंट्स के बीच में जो साइज है उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होगी। अब एंड ऑफ द सीरीज में क्या हुआ? एंड ऑफ द सीरीज में हमने कहा साइज जो है वो पीरियड में कम होना चाहिए। अब जिंक आ गया सीरीज में, कैडमियम आ गया, मरकरी आ गया, दिस आर द लास्ट एलिमेंट्स। इनमें क्या हुआ? साइज कम नहीं हुआ, इनका साइज एकदम से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगी और साइज बढ़ने लगा। देन वी हैव लेंथनॉइड कंट्रैक्शन के बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन। जब हम डाउन द सीरीज गए, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, तो अब क्या हुआ भाई? साइज जो था वो तो बढ़ना चाहिए था, पर जब हमने इसको एग्जामिन किया, जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, तो हमने देखा 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज सेम है। ध्यान से ये क्वेश्चन मिस नहीं करना, इसका क्रेडिट दिया जाएगा इफ यू राइट ड्यू टू लेंथनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथनॉइड कंट्रैक्शन क्या है अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूं। तो चार बातें याद करी। साइज इन बिटवीन, मिडवे के बाद साइज नहीं चेंज हो रहा ज्यादा। 4D और 5D सीरीज के अंदर साइज में कोई वेरिएशन नहीं हो रही, और एंड में जा रहे हैं तो साइज एकदम से बढ़ता चला जा रहा है। अब ये बहुत एक कॉमन फिनोमिना है कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर टेलिंग कि भाई डी ब्लॉक का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें लिख देना बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल, है ना? बिल्कुल सही। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? ध्यान से सुनना। सबसे पहले मेटेलिक साइज, दे आर मेटेलिक करेक्टर। अब देखिए क्या है, बेसिकली दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग मेटल्स, राइट? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। अब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। मिड ऑफ द सीरीज तक क्या हो रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। मिड ऑफ द सीरीज के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते चले जा रहे हैं, तो स्ट्रेंथ जो है वो मेटेलिक बॉन्ड की कम होती चली जा रही है। अब देखिए टिपिकल हार्ड मेटल इज क्रोमियम। जितने इंपॉर्टेंट एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने डिफरेंट कलर से लिख रखे हैं। एंड मर्करी इज लिक्विड। तो बेसिकली मेटेलिक स्ट्रेंथ बिकॉज मेटेलिक बॉन्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मिड ऑफ द सीरीज मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उसके बाद मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन यूजुअली बड़ी बार आता है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो काफी हाई रहती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। उसका रीजन ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड इज वेरी हाई, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है वो भी बहुत ज्यादा है। एक छोटा सा सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन कि किसकी लोएस्ट अमंग द फॉलोइंग, ये एमसीक्यू था, किसकी लोएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है? दैट इज जिंक, क्योंकि जिंक कंप्लीटली फिल्ड है, तो कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से द मेटेलिक बॉन्ड इज वेरी वेरी वीक। देन वी हैव द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा थे। अब क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा थी, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा थे, तो अगर हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऑब्वियस है, सबके दिमाग में आ रहा है हाँ भाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा हाई रहेंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ केस बेस्ड स्टडी दैट केम इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ये पहली सीरीज, ये दूसरी सीरीज, ये तीसरी सीरीज। अब देखिए क्या हुआ कि हमने कहा कि मिड ऑफ द सीरीज तक स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ द मेटेलिक बॉन्ड बढ़ती चली जा रही है तो मिड ऑफ द सीरीज में पहली ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो मैंगनीज के पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होना चाहिए था। देयर इज अ डिप। देन सेकेंड सीरीज देखें, देयर इज अ डिप एट टेक्नीटियम। देन यू सी द थर्ड सीरीज, देयर इज अ डिप एट रीनियम। दिस वाज अ क्वेश्चन, दिस वाज अ केस बेस्ड स्टडी in CBSE board examination.
पहली सीरीज में डिप इज एट मैंगनीज, राइट, सेकंड में इट इज एट टेक्नीटियम एंड थर्ड में इट इज एट रीनियम, राइट। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके पास एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D5 D5 D5, जिसकी वजह से क्या होगा, the electrons are not delocalized, right, the bond will not be that strong। अब देखिए क्वेश्चन अब क्या है कि ज्यादा जो है वो डिप पे हम जोर देते चले जा रहे हैं, but highest boiling point you should remember, 1 mark question, first transition series में it is chromium, second में it is molybdenum and then it is tungsten। अगर पूरे के पूरे periodic table में सॉरी पूरे के पूरे D block elements के अंदर अगर आ जाए कि किसका ही सबसे ज्यादा melting boiling point है, then it is tungsten। then we have the next properties, density, right। अब आप जानते हैं कि density जो है when you are moving, right, when you are moving along the series, क्या हो रहा है, मास जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, मास बढ़ता चला जा रहा है, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है। तो जब आप सीरीज में मूव कर रहे हैं तो डेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, दैट इज इरिडियम। सेम डेंसिटी किसकी है, दैट इज ऑस्मियम एंड इरिडियम, एंड लोएस्ट डेंसिटी इज ऑफ स्कैंडियम। ये छोटे छोटे से एक एक नंबर के एमसीक्यू, एक एक नंबर के क्वेश्चंस सबके दिमागों में बिल्कुल रहने चाहिए। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, पता नहीं ये कितनी बार सीबीएसई बोर्ड ने ये क्वेश्चन को डाला है, व्हाई डू दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। एक बात हमेशा सब याद रखना, जब ये क्वेश्चन आता है तो यूजुअली इट इज अ रीजनिंग फॉर 1 मार्क, सो यू हैव टू राइट बहुत ही ढंग से मेन पॉइंट आपने मेंशन करना सबसे पहले, उसके बाद सारी डिटेल लिखते जाए। नहीं तो यूजुअली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले कहानियां लिख देते हैं और बीच में जाके कहीं डिटेल लिख देते हैं, तो इम्पैक्ट आपके आंसर का तभी आएगा जब आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। ये सब कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्यों ये कैटलिस्ट हैं? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल में, ये बहुत ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, मोर ओवर दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी वजह से ये कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी रखते हैं क्योंकि इनका साइज छोटा है, साइज छोटी होने की वजह से इनकी चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है विच इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ एलॉयज, क्योंकि इनका एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट एक जैसा है, एक एटम को निकाल के दूसरा एटम जो है वो आराम से लगा सकते हैं, जिसकी वजह से लैटिस स्ट्रक्चर में ज्यादा वेरिएशन नहीं आती, इसलिए दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म एलॉयज। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इनके एटम्स के साइज बड़े होने की वजह से, राइट, यहाँ पे खाली जगह काफी रहती है, वो जो खाली जगह है एटम्स के बीच में उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट, राइट, क्योंकि ये एटम्स का साइज बड़ा है जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल साइट भी काफी बड़ी होगी, जिसकी वजह से छोटे छोटे से एटम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, वो वहां पे एकोमोडेट हो सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स जो है ये बनाते हैं। उसके बाद ये एक बार क्वेश्चन आया कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या प्योर मेटल से डिफरेंट होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी, ठीक है, क्योंकि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होंगे वो ज्यादा मेलेबल और डक्टाइल होंगे, उनके पास काफी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी। अब कलर्ड, ये सब कलर्ड, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर कलर्ड, इसलिए कलर्ड हैं क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल के अंदर, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है दे एब्जॉर्ब एनर्जी, दे अंडरगो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाते हैं, और वहां पे हायर एनर्जी स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है। जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है तो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है जो उसने गेन कर रखी है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। जब वो रेडिएशंस विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रा में लाई करती हैं तो हमें कलर दिखता है, तो जो कलर एब्जॉर्ब कर रखा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो अमिट होता है। अब दिस इज वन क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में आया, स्कैंडियम +3, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर इज 21, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, दैट इज आर्गन 18 3d1 4s2। अब देखिए स्कैंडियम +3 का मतलब क्या हुआ कि आर्गन 18, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा डी ट्रांजिशन नहीं होगी और नहीं होगा कोई भी कलर। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, आप लोगों ने शायद से साथ साथ में स्क्रीनशॉट लिए होंगे,
कुछ चीजें डी ट्रांजिशन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दीज आर द पॉइंट्स बेटा विच फॉर विच यू गेट द क्रेडिट इन द एग्जाम। सो इंपॉर्टेंट चीजें जरूर लिखें अपने आंसर्स के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। सबने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, मेनी एलिमेंट्स दे शो मेनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। तो क्या है, क्यूप्रस इज कॉपर +1, क्यूप्रिक इज कॉपर +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना फर्क है, दैट इज बाय 1 यूनिट, राइट। अगर आप एस और पी ब्लॉक में देखेंगे तो इट इज प्लम्बस एंड इट इज प्लम्बिक, राइट। तो जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर कर रही है 1 यूनिट से, और जो आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक के, उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर कर रही है 2 एलिमेंट से। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो मैंने नोट्स लिख रखे हैं इनमें मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से चीजों को सेटल कर रखा है कि जहां जो पहला पॉइंट है उसी का मैक्सिमम क्रेडिट है एग्जाम के अंदर। अब देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों है, क्योंकि NS एंड N-1d ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो NS से भी बाहर निकल सकता है और N-1d से भी बाहर निकल सकता है। आई विल ट्राई टू राइट। अब देखिए जैसे हम कॉपर का लिखते हैं, ठीक है, कॉपर इज 29। कॉपर का अगर हम लिखें तो इट इज आर्गन 18, then it is 4s1 and 3d10। अब कॉपर +1 हुआ तो s में से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, इट इज आर्गन एंड दिस इज 3d10। जब कॉपर +2 हुआ तो इलेक्ट्रॉन जो है वो d में से भी निकला, 3d9। तो यू सी कि कॉपर जो है इज 1 एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं दे शो दिस काइंड ऑफ अ वेरिएशन, क्योंकि दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ NS एंड N-1d ऑर्बिटल, क्योंकि उनमें एनर्जी गैप बहुत कम है। एक बार क्वेश्चन आया कि क्या जीरो ट्रांजिशन स्टेट भी एग्जिबिट करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स? बिल्कुल करते हैं। मेटल कार्बोनाइल्स का देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, मेटल कार्बोनाइल्स के केस में दे शो द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब फर्स्ट सीरीज में दिस इज अ वेरी कॉमनली, ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, पहली सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दैट इज +2। तो क्वेश्चन आया कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है? भूलना नहीं है, इट इज योर स्कैंडियम +3, क्योंकि अभी हम पढ़ के आते हैं स्कैंडियम जब अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है इट रिक्वायर द कॉन्फिगरेशन ऑफ आर्गन। आर्गन एक इनर्ट गैस एलिमेंट है एंड इट इज स्टेबल। जब कोई एलिमेंट अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट इज आयनिक इन नेचर, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कोवेलेंट है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन ही पूरे के पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर शो कर रहा है, दैट इज रूथियम एंड ऑसिमम। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +5 +8। पर अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो मैंगनीज है वो एलिमेंट जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करता है, इस चीज को मत भूलें। अब एक क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड ने बहुत बार डाला, मैंने वेरी इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे मार्क कर रखा है। देखो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट करेगा इन इट्स फ्लोराइड और इन इट्स ऑक्साइड, या तो फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वो किसी भी एक मेटल को उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे रीच करवा सकते हैं। सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं बनेगा। ऑक्सीजन के लिए डोंट फॉरगेट टू मेंशन कि ऑक्सीजन जो है भाई वो मल्टीपल बॉन्ड भी बना रहा है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है व्हेन वी चेक द पेपर, कि कॉपर +1 आयन जो है ये एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल नहीं। ये क्वेश्चन खुद ब खुद परेशान करने वाला है बच्चों को, क्योंकि देखिए अगर हम कॉपर +1 की बात करते हैं तो S में से भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? आर्गन 18 3d10, भाई कंप्लीटली फेल्ड है। अब होना क्या चाहिए था? कॉपर +1 को कॉपर +2 में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए था, राइट। पर एक चीज को सब ध्यान से देखें, यहाँ पे मेंशन क्या कर रखा है? एक्वस सॉल्यूशन। अब क्या होता है एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक है, कॉपर +1 से कॉपर +2 बनने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा है,
ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी फैक्टर फेवर नहीं कर रहा। पर कॉपर प्लस 2 हैज गॉट अ स्मॉलर साइज देन कॉपर प्लस 1, जिसकी वजह से पानी के अंदर इसकी इतनी ज्यादा हाइड्रेशन हो जाएगी। हाइड्रेशन का मतलब होता है भाई पानी उस आयन को सराउंड कर लेगा, और जब पानी किसी आयन को सराउंड करता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी फैक्टर नहीं फेवर कर रहा था, तो क्या हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी, जब पानी के मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करने लगे तो हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज हुई वो इतनी ज्यादा थी कि वो कॉम्पनसेट कर गई आयोनाइजेशन एनर्जी को, जिसकी वजह से कॉपर प्लस 1 जो है एक्वस मीडियम में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है टू फॉर्म कॉपर प्लस 2। कृपा करके इसको मत भूलना। उसके बाद दिस इज वन एनसीईआरटी क्वेश्चन, कोई ऐसा ऑक्सो आयन बना दीजिए जी जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका ग्रुप नंबर जो है वो सेम होगा। दो ही कंपाउंड्स हैं, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो उसमें से डाइक्रोमेट आयन ले लीजिए। पोटेशियम पर मैंगनेट, तो भाई उसमें से मैंगनेट आयन ले लीजिए, राइट। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी कि इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बताइए। अब ये थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ये सबको पता ही है कि मैंगनेट आयन पर मैंगनेट आयन इट चेंजेस इनटू मैंगनीज प्लस 2, उसके बाद डाइक्रोमेट आयन इट चेंजेस इनटू क्रोमियम प्लस 3, और ये वेनेडियम का आयन इट चेंजेस इनटू द प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी, राइट। देन कोबाल्ट 2, दिस इज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके अंदर, जिनके आंसर प्रिसाइसली लिख रखे हैं जितना लिखना है बोर्ड के पेपर के अंदर। कोबाल्ट प्लस 2 जो है स्टेबल है एक्वस मीडियम में, पर लाइगेंड की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज होकर कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट्स बनाना शुरू कर देता है, क्योंकि कोबाल्ट प्लस 3 जो है इसकी काफी टेंडेंसी रहती है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस बनाने की, राइट। प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज समथिंग एनसीईआरटी। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, विच मेटल इज मोर स्टेबल इन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज जिंक। कौन सा एक एलॉय है ट्रांजिशन एलिमेंट का, और क्या उस लेंथनॉइड्स का या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, और क्या उसकी व्हाट वी मे कॉल यूजेस हैं, तो द एलॉय इज मिश मेटल। ये छोटा सा एक क्वेश्चन, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में ये सारे पॉइंट्स मैंने जो दे रखे हैं, इनमें से एक भी पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते, राइट। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट, बिकॉज द साइज जो है वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में लाई करता है। इररेगुलर वेरिएशन है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, क्योंकि जैसे ही एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, राइट, एनर्जी जो है वो वेरी कर जाती है 3d और 4s की, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। इस पॉइंट के ऊपर आप देखना कितने क्वेश्चंस आप निकाल पाएंगे। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है भाई वो बहुत ज्यादा चाहिए। अब फर्स्ट सीरीज में किसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, दैट इज जिंक। किसकी होगी सेकंड में, कैडमियम। और किसकी होगी थर्ड में, दैट इज मरकरी। एक बार सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन आया, दैट इज दे हैव कंपेयर्ड chromium along with zinc, right? Chromium has exactly 3d5 configuration and zinc has 3d10 configuration. The answer is 3d10 configuration, that is zinc. These are some of the very very important points. देखिए जरा ये वाले question, this is a very important question again, this is very very important question. अब देखिए 5d elements की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 3d एलिमेंट से ज्यादा है। होना क्या चाहिए था, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो क्या होना चाहिए था, साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। बट बहुत ध्यान से ये चीज याद रखना, जब भी 5d सीरीज का जिक्र आएगा सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन में, तो लेंथनॉइड कंट्रैक्शन जो है वो फटाफट से आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए। अब क्या है, 5d का साइज जो है वो काफी कम है, क्योंकि उसके अंदर एक इंटरवेनिंग 4f ऑर्बिटल आ जाता है, जिसका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो जो बाहर पड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ड्रैग्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है 5d एलिमेंट की वो काफी ज्यादा है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, ये एक मैंने ब्लॉक में कर दिया। ये सीबीएसई बोर्ड ने बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे, हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी and lowest enthalpy of atomization.
ये एक और सीबीएसई का क्वेश्चन कि निकल 2 कंपाउंड जो हैं वो प्लेटिनम 2 कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल है, बट प्लेटिनम 4 कंपाउंड जो हैं वो प्लेटिनम निकल 4 कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल है। इसके लिए डेटा याद होता है तो बहुत बढ़िया, मैंने दे रखा है डेटा। अगर नहीं याद होता तो डज नॉट मैटर, घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ IE1 ऑफ निकल is lower, IE1 plus IE2 of nickel is lower, so electron can be lost easily as compared to that of the platinum plus 2 compounds. पर जो IE1, IE2, IE3, IE4 जो है सारी 4 की 4 आयनाइजेशन एनर्जीज का सम, दैट इज लेस फॉर प्लेटिनम एज कंपेयर टू दैट ऑफ निकल। तो प्लेटिनम 4 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। उसके बाद अब हम एक और प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े इसमें, क्योंकि आप खुद से अटेम्प्ट करें और खुद को एनालाइज करें। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये पैरामैग्नेटिक हैं। क्यों ये पैरामैग्नेटिक हैं? क्योंकि दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब कैसे ही हमने मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करना है, दैट इज विद द फॉर्मूला that is under root n plus 2, bm is a Bohr magneton, that is a unit of that। n जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक चीज याद से रखना, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखने लगे हैं किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट की, उसको पेशेंस के साथ लिखें ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो। काफी आंसर्स आपको कॉन्फ़िगरेशन के साथ मिल जाएंगे इस चैप्टर में। ये कुछ क्वेश्चंस जो आप खुद से ट्राई करें। एक क्वेश्चन जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। अब देखिए, एक ओवर कॉन्फिडेंस, एक गड़बड़ चीज जो बच्चे करके आते हैं, सीरियम। सीरियम ऐसे एक और एलिमेंट हम करेंगे, लॉरेंसियम, राइट। ये दोनों एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चन है भाई, आ जाता है क्वेश्चन, देखा नहीं होता, कॉन्फ़िगरेशन लिखाते हैं ऑफ बॉ प्रिंसिपल से, भूल जाते हैं। लेंथनम के बाद एक वेरिएशन आ चुकी है। तो अब ध्यान से देखिए, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लेंथनॉइड सीरीज, राइट। लेंथनम के बाद अब इसमें F के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। व्हाट स्टूडेंट्स डू, वो 6s2 और 4f2 लिखाते हैं। भाई 4f2 नहीं है लेंथनम के, लेंथनम इज वन एलिमेंट जो ऑफ बॉ प्रिंसिपल नहीं ओबे कर रहा। 4d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, 5d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है ऑलरेडी, राइट। उसके बाद सीरियम आता है, क्योंकि 5d के बाद 5d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, उसके बाद 5d की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। भाई पहले वो कहता है सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f के अंदर जाए। तो अब सीरियम से लेके द लास्ट एलिमेंट ल्यूटियम तक सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो 4f के अंदर जाएंगे। तो उस केस में D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन का दिमाग में रखिए, सिर्फ यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, प्लीज डोंट मिस द कॉन्फ़िगरेशन। नहीं तो अगर आपने यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे लिखा ही नहीं तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल के आएंगे आपके पास? तो 4f कॉन्फ़िगरेशन जो है वो गड़बड़ होगी, राइट। These are some of the questions which you should practice of your own, क्योंकि ये बहुत ही एक easy सा topic। Then we have very important question, chromium plus 2 is strongly reducing। ये पता नहीं CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस में कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। Chromium plus 2 is reducing, that is it undergoes oxidation, it has a tendency to lose electron, ठीक है। अब देखिए, क्रोमियम 2 जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट फॉर्म क्रोमियम प्लस 3, राइट। क्रोमियम प्लस 3 की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज T2G3 कॉन्फ़िगरेशन विच इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड इट इज वेरी स्टेबल। अब क्रोमियम प्लस 2 को आयरन प्लस 2 के साथ कंपेयर कर रखा है कि कौन ज्यादा रिड्यूसिंग होगा। उसके बाद इसको मैंगनीज के साथ एक बार कंपेयर किया हुआ है कि एक रिड्यूसिंग है एक ऑक्सीडाइजिंग है। तो बताइए कौन रिड्यूसिंग है कौन ऑक्सीडाइजिंग है। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करिए जो कि आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। क्रोमियम प्लस 2 से प्लस 3 में कन्वर्ट होगा, इस चीज को मत भूलना कभी भी, क्योंकि T2G3 कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज very stable। Now we'll talk about the electrode potential। इसके बेस्ड एक केस बेस्ड स्टडी सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में आ रखी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 एनर्जीज का सम है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, देन वी हैव सब्लिमेशन एनर्जी एंड देन वी हैव हाइड्रेशन एनर्जी।
नाउ यू सी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो रेगुलरली वेरी नहीं करती, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी रेगुलरली वेरी नहीं करता, राइट। अब 3 एलिमेंट्स नहीं भूलने हैं। अगर आप ये देख रहे हैं डेटा को याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। if you are looking at this data, now you see the variation, कहाँ वेरिएशन आई, यहाँ पे वेरिएशन आई, यहाँ पे वेरिएशन आई, यहाँ पे वेरिएशन आई, और सबके लिए देखिए वेरिएशन का रीजन, ये कंप्लीटली फेल्ड डी ऑर्बिटल, आयनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई, एक चीज वेरी करी उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वेरी कर गया। देन यू सी मैंगनीज D5 कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली हाफ फेल्ड। नाउ द इशू कम्स हियर, यार कॉपर को क्या ही हो गया। अब क्या हुआ कि कॉपर के लिए पॉजिटिव वैल्यू, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कॉपर इज, क्योंकि एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है कॉपर +2 बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी से वो कॉम्पनसेट नहीं हो पाती, राइट। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ मैंगनीज एंड जिंक, क्योंकि वो स्टेबल है। एक ही मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है। एक चीज सब स्टूडेंट्स याद रखना, जितनी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। दैट विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए इसमें +2 टू क्रोमियम, +2 टू मैंगनीज, +2 ऑफ आयरन चेंजेस टू आयरन, यहाँ पे +3 से +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, +2 में चेंज हो रही है। तो यहाँ तो सीबीएसई गिव्स यू दिस डेटा, यहाँ सीबीएसई बोर्ड गिव्स यू दिस डेटा। तो एक चीज आप लोग जानते हैं कि जितनी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रही हूँ। अब करते हैं जी, जुड़े रहे हैं लेंथनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स की जब बात होगी तो अब लेंथनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स की जब बात है तो यहाँ पे यूजुअली ये वो टॉपिक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ जाते हैं। देखिए लेंथनॉइड जो है दैट इज अ 4f सीरीज एंड एक्टिनॉइड्स इज अ 4f सीरीज। बहुत शिद्दत से याद करना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। बिल्कुल सिमिलैरिटी मैंने पैरेलल बना के रखी हुई है ताकि आपको याद करने में बहुत ईजी रहे। Xenon 54 4f 1 to 14, then comes 5d 0 to 1 and then 6s 2. यहाँ पे it is same, it is Radon 86, 4f is 5f, 5d is 6d and 6s is 7s. Most common oxidation state of lanthanoid is +3, right? अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो सीबीएसई बोर्ड ने बहुत बार डाला कि ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो शो करते हैं। यहाँ पे इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट की वेरिएशन नहीं है, कुछ मैंने लिख रखी हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत बार आ चुकी हैं। अब इसमें इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसलिए हैं क्योंकि इसमें 7s, 6d, 5f, इनमें जो एनर्जी गैप है दैट इज वेरी लेस। द इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट फ्रॉम ऑल द 3 ऑर्बिटल्स टू शो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पर इसमें सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3। जब हम प्रिसाइज हो गए ना +3 पे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इनको प्लीज मत छोड़ के जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ब्लॉक पे आते ही दम तोड़ जाते हैं, तो पूरी एनर्जी के साथ सुनते रहें, समझते रहें और बोर्ड में स्कोर करते रहें। नाउ यू सी एक्सेप्शंस इन दिस, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, मैंने वो एक्सेप्शंस लिखे जो सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं। यूरोपियम, ytterbium, cerium, technetium, lanthanum, gadolinium, lutetium. So these are the oxidation states जो आपको याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद लास्ट एलिमेंट ऑफ द एक्टिनॉइड सीरीज एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सीरियम में गड़बड़ करी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए जरूर गड़बड़ करते हैं। अब इसमें जो पहला जो दिस सीरीज कम्स आफ्टर एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं इसको। अब क्या है बेसिकली, अब यहां पे यू सी, जैसे हमने सीरियम में कहा था कि 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन d orbital, here you see 1 electron is present in d orbital because it is the last element of the series, it is 4f14 and it is 7s2। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो d के अंदर रहेगा, चाहे आपके पास लॉरेंसियम आ जाए चाहे आपके पास सीरियम आ जाए, राइट। तो एवरी सिर्फ एक आधा एक्सेप्शन रहेगा, नहीं तो व्हेन यू आर राइटिंग लेंथनॉइड्स की कॉन्फ़िगरेशन तो इट विल बी 5d 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट विल ऑलवेज गो। अगर आप बात कर रहे हैं इसकी क्या कहते हैं लॉरेंसियम की या एक्टिनॉइड्स की, तो 6d के अंदर एक
इलेक्ट्रॉन जरूर रहेगा। प्लीज ये कॉन्फ़िगरेशंस को ध्यान में रखिए। उसके बाद हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये सारे काफी एलिमेंट्स जो हैं ये पैरामैग्नेटिक हैं क्योंकि इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियसली ये कलर्ड होंगे क्योंकि इनमें भी एफ ट्रांजिशन होगी और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर डी ट्रांजिशन रहेगी। उसके बाद ये कुछ डेटा मैंने एनसीईआरटी से लिया, बिल्कुल इस डेटा को दिमाग में रखिए। हाइड्रोजन जब भी ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन की लिबरेशन, ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, हेलाइड्स बनाएगा विद हेलोजन्स, विद वाटर इट इज लिबरेटिंग द हाइड्रोजन गैस, देन नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड्स, कार्बन के साथ कार्बाइड्स, सल्फर के साथ सल्फाइड्स। ये डेटा ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। नाउ आई एम कमिंग टू द केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में इतनी बातें दिमाग में रखिए, इसमें सिर्फ प्रोमीथियम जो है उसको छोड़ते हुए सारे ही एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं और यहाँ पे सारे के सारे एक्टिनॉइड्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव हैं, राइट। दीज आर द फ्यू पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। Then I'm coming to the next topic, that is lengthenoid contraction. Very very important question, very very important topic. अब lengthenoid series में जब आप move करते हैं, right, lengthenoid में common oxidation state क्या है? +3। तो मैंने क्या लिखा कि आयनिक रेडियाई, because I'm talking about the trivalent ions, right? आयनिक रेडियाई जब आप ट्रांजिशन सीरीज में मूव करते हैं, सॉरी lengthenoids में मूव करते हैं, तो that keeps on decreasing when you're moving in a series. It is because of the poor screening effect of intervening f orbitals, right? f orbitals के जो हैं बहुत ही पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है 4f ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, जिसकी वजह से जो चार्ज वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहुंचता है वो काफी ज्यादा होता है रादर देन जो पहुंचना चाहिए था, जिसकी वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले आते हैं एंड द साइज ऑलवेज डिक्रीजेस। अब एक ये डेफिनेशन, एक इसका कॉज, राइट, और इसके बेस 2 से 3 क्वेश्चन, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है, पहले यही पूछा जाता था, अब उसको रीजनिंग क्वेश्चंस में ट्रांसफर कर दिया गया। सिमिलर सेकेंड और थर्ड सीरीज का साइज जो मैंने बिगिनिंग में बताया था, भाई नहीं भूलना है 4D और 5D को, राइट। द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, उनका साइज सेम हो गया बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब देखिए साइज सेम होने की वजह से क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गई। अब जब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गई तो उनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। उसके बाद दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की लाइन कि बेसिक कैरेक्टर जो है हाइड्रोक्साइड्स का वो डिक्रीज करता चला जाता है जब आप सीरीज में मूव करते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन डाला, भाई जो पहला एलिमेंट है लेंथनम, लेंथनम का हाइड्रोक्साइड जो है वो ज्यादा बेसिक है किससे, लास्ट एलिमेंट ल्यूटियम, उसके हाइड्रोक्साइड से। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे साइज छोटा होता चला जाएगा वैसे वैसे कोवलेंट कैरेक्टर आता जाएगा, राइट, और जैसे जैसे साइज बड़ा होगा मेटल का, ये MOH बॉन्ड जो है वो वीक होगा, इसको तोड़ना आसान होगा, OH आयन जो है वो आराम से लिबरेट हो जाएगा। जितने आराम से OH आयन लिबरेट होगा उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। एनसीईआरटी के अंदर लेंथनॉइड कंट्रैक्शन के साथ साथ एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है एलिमेंट टू एलिमेंट देन दैट ऑफ लेंथनॉइड कंट्रैक्शन। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो 5f इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट और भी ज्यादा पुअर है देन दैट ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन्स। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हैव होल्ड ऑन दिस एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। छोटा सा क्वेश्चन। अब देखिए जो चीजें बहुत परेशान करती हैं सबको ही, दैट इज रिएक्शंस कैसे याद करने हैं, रिएक्शंस कैसे याद करने हैं। दिस इज नॉट दैट टफ बेटा, this is not that tough. Few things you have to keep in mind to memorize the reaction. सबसे पहले कभी भी लिखा हो आपके पास डार्क पर्पल ओर है तो वो पायरोलुसाइट है, राइट। अब दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड, राइट। इस पोटेशियम परमैंगनेट सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो अब क्या है, सबसे पहले हम पायरोलुसाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं दैट इज पोटेशियम मैंगनेट में। पंगा ये रहता है, किसी को ये नहीं पता होता पर मैंगनेट आयन और मैंगनेट आयन के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। फॉर मेकिंग यू सिंपल आई हैव रिटन, ये मैंने दे दिया है, ये मैंगनेट आयन है और ये परमैंगनेट आयन है। तो देखिए मैंगनीज डाइऑक्साइड, हियर इट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हियर इट इज पोटेशियम कार्बोनेट and oxygen, here it is potassium hydroxide and potassium nitrate.
सारे कंपाउंड्स मैंगनीज पाइरोलिसाइड के साथ किसके रिएक्ट कर रहे हैं, पोटेशियम के। पहले वाले रिएक्शन में अगर पेपर में आता है लिखने के लिए एनी वन, पर याद करना पड़ेगा भाई, एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है, तो एक ढंग से याद कीजिए और एक अपने बाकी सारी अपने दिमाग में रखिए। दिमाग में रखने के लिए बता रही हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम hydroxide and potassium nitrate, oxygen. Now you see what will be happening. This will be getting converted into potassium manganate. जब KOH और ऑक्सीजन लिया तो पानी बना, पोटेशियम कार्बोनेट ली तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, जब ये लिया तो KNO2 और वाटर बना, राइट। उसके बाद देन वी हैव कन्वर्जन ऑफ, आपने पोटेशियम मैंगनेट को कन्वर्ट किया पोटेशियम पर मैंगनेट के अंदर, राइट। इसको आपने पानी के साथ एक्सट्रैक्ट किया, you add chlorine, you carry out its oxidation with oxygen, carbon dioxide, source of oxygen, and it will be giving you potassium permanganate. Electrolytic conversion भी कर सकते हैं, but try to avoid till it is asked. But iron कैथोड है, निकल एनोड है, dilute alkali जो है आपने कैथोडिक कंपार्टमेंट में ले रखा है, और पोटेशियम मैंगनेट जो है वो दूसरे कंपार्टमेंट में ले रखा है, दिमाग में रखें। इसकी प्रॉपर्टीज, राइट, इसकी प्रॉपर्टीज में दो चीजें बहुत ढंग से आनी चाहिए, एक्शन ऑफ हीट और इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, राइट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन द एसिडिक मीडियम, इन द बेसिक मीडियम, इन द न्यूट्रल मीडियम, राइट। नाउ यू सी एक्शन ऑफ हीट, वेरी सिंपल, पोटेशियम पर मैंगनेट, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम मैंगनेट। ये सब बच्चे लिख के आते हैं, बिकॉज पोटेशियम पर मैंगनेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सब ऑक्सीजन भी लिबरेट करके आते हैं। क्या नहीं लिख के आते, दैट इज देयर इज अ लिबरेशन ऑफ MnO2। रिएक्शंस को याद रखें इस तरह से कि जो ऑब्वियस चीज है उसको याद में ना रखें, जो नहीं ऑब्वियस है उसको दिमाग में रखें। एक्शन ऑफ एल्कलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस KOH विल बी रिएक्टिंग विद दिस, एंड जब वो पर मैंगनेट के साथ कर रहा है तो इट इज कन्वर्टिंग इट इनटू मैंगनेट आयन एंड लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड व्हाट इज एक्स्ट्रा थिंग, दैट इज वाटर, राइट। अब एक एल्कलाइन मीडियम के अंदर भाई बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन जो है सबको याद रखना है। अब ये रिएक्शन मत भूलना, ये जो पोटेशियम पर मैंगनेट है, अगर ये एल्कलाइन मीडियम के अंदर आयोडाइड को आयोडेट में करेगा, और एसिडिक मीडियम के अंदर ये आयोडाइड को आयोडीन में करेगा, राइट। सो दीज टू थिंग्स विच आई हैव मेड इन अ क्लाउड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये मत भूलें। उसके बाद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन द एसिडिक मीडियम, जो यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब क्या है, बेसिकली जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो वो आयनिक इक्वेशन लिखने के लिए आती है, तो मैं थोड़ा सा एक पहले आपको सिर्फ बता रही हूँ, उसके बाद आई विल गिव यू अ कंपैरिजन एंड के अंदर कि कैसे सारी इक्वेशंस को आराम से लिखना है। 2-3 इक्वेशन से यू विल गेट एन आइडिया। अब देखिए KMnO4 एसिडिक मीडियम में गया, इट गिव्स यू पोटेशियम का सल्फेट, इट गिव्स यू मैंगनीज का सल्फेट, इट गिव्स यू वाटर एंड इट गिव्स यू ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैंने टिक कर रखे हैं भाई, ये दो रिएक्टेंट्स हमेशा फिक्स्ड हैं और ये 3 प्रोडक्ट्स हमेशा फिक्स्ड हैं। हर बार आप क्या करें, आप रिएक्टेंट बदलें। क्या याद करें, Ki किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडीन के अंदर। ये देखिए KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड, K2SO4 MnSO4 वाटर, मैंने कलर चेंज कर दिया, पोटेशियम आयोडाइड, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आयोडीन, राइट। This balancing you need to do, this is all NCERT that you need to remember how to do it. This ionic equation that I'll let you know. Now you see, इस जो मैं बता रही हूँ इससे बैलेंसिंग नहीं होगी, पर जो मैं करके दिखाऊंगी इससे बैलेंसिंग गड़बड़ नहीं होगी। Now you see, it is your permanganate ion, it is acidic medium, don't check the digits written over here, stoichiometric coefficients को मत देखें। Iodide gets changed into iodine. Now you see, this is also fixed and this is also fixed. राइट तो जिनको याद नहीं हो रहा भाई, याद कर जाएं, बैलेंसिंग जो है वो ढंग से सीख जाएं जो बताने वाले हूँ। इसी तरह से देखिए, रिएक्टेंट्स 2 और 3 प्रोडक्ट्स हमारे फिक्स थे, तो फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट होने लगा, फेरिक सल्फेट के अंदर। अब देखिए परमैंगनेट आयन एसिड फिक्स था, H पॉजिटिव, इट गेट्स Fe+2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू Fe+3, H2S, राइट, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फर, इट ऑक्सीडाइजेस सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। अब मैंने यहाँ पे पहली 3 जो इक्वेशंस हैं भाई वो तो हैं आपकी
एनसीईआरटी की, ये मैंने इसलिए इंपॉर्टेंट लिख दिया, यहाँ पे मत गड़बड़ करके आना। हर बार हम क्या कर रहे हैं, KMNO2 KMNO4 के साथ क्या डाल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सो काइंडली पुट वाटर ओवर हियर and sulfuric acid will be produced, sulfur dioxide will be converted into sulfuric acid. So put sulfur dioxide here and sulfuric acid here, potassium sulfate will be formed, manganese sulfate will be formed, and water and sulfuric acid, they'll be like this. Then you have some of the equations in the neutral medium that you need to remember. Then we have the last topic, that is potassium dichromate. अब potassium dichromate के बीच में दो तीन चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब इसको कहाँ से बनाया जाता है? इसको क्रोमाइट ओर से बनाया जाता है, दैट इज FeO Cr2O3। बट हाँ, पेपर में अगर ऐसे भी आपको मेंशन कर दिया है दैट इज FeCr2O4, तो भाई देख लेना, राइट? अब देखिए, सबसे पहले क्रोमाइट ओर को कन्वर्ट कर दें इनटू सोडियम क्रोमेट। दिस इज वन रिएक्शन दैट एवरीबडी हैज टू रिमेंबर। सोडियम कार्बोनेट डालें, ऑक्सीजन डालें, what you will be getting is sodium chromate, Fe2O3 and carbon dioxide। 487 याद रखें, थोड़ा सा बैलेंसिंग करने के टाइम पे आसानी हो जाएगी। उसके बाद सोडियम क्रोमेट को ऑक्सीडाइज कर दें टू सोडियम डाइक्रोमेट, राइट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आती, सिर्फ ये पोटेशियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन को दिमाग में रखें। पोटेशियम कार्बोनेट वॉज इन पोटेशियम परमैंगनेट। नाउ यू सी द लास्ट स्टेप, अब आपके पास सोडियम क्रोमेट बन चुका है। नाउ पोटेशियम क्लोराइड से उसको रिएक्ट करें, दिस विल बी डिस्प्लेस्ड बाय पोटेशियम एंड दिस इज व्हाट इज दिस, द फॉर्मेशन ऑफ द ऑरेंज कलर crystals of potassium dichromate. Now you see the chromate ion, ये देखिए क्रोमेट और डाइक्रोमेट का फॉर्मूला मत कराना भाई, इसमें भी एक्शन ऑफ हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक क्वेश्चन आता है, जो गलत नहीं करके आना, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ध्यान से सुनना है उसको, दैट इज कि क्या एक्शन ऑफ एल्कलाई होता है, कौन सा कलर आता है, कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पोटेशियम पर मैंगनेट को हीट कर रहे थे तो पोटेशियम मैंगनेट बन रहा था, MnO2 बन रहा था, ऑक्सीजन बन रहा था। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट किया, पोटेशियम क्रोमेट बना, O2 बना, भाई वहां पे MnO2 बन रहा था, यहाँ पे Cr2O3 बन रहा है। देन वी हैव एक्शन ऑफ एल्कलाई, राइट? अब देखो, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट में KOH डालेंगे तो पोटेशियम क्रोमेट बनेगा, दिस इज K2, दिस इज K2CrO4। और उसके बाद अगर पोटेशियम क्रोमेट में एसिड डालेंगे तो वो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा। क्वेश्चन आता है कि क्या ही पीएच के ऊपर, क्या पीएच का क्या फर्क होता है, देखिए एसिड और बेस का। अब देखिए पोटेशियम, दिस यू रिमेंबर, यू कैन बैलेंस दिस इक्वेशन इन द एसिडिक मीडियम, आराम से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, प्रोटॉन्स इस तरफ आएंगे और वाटर जो है वो इस तरफ ऐड होगा। जो डाइक्रोमेट है दैट इज ऑरेंज, और जो आपका क्रोमेट है भाई वो येलो इन कलर है। अगर आपने एसिड डाला, अगर आपने H पॉजिटिव डाला तो क्या होगा, लीच एटलर्स प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जब जिस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बड़ी होगी इक्विलिब्रियम जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो कलर कौन सा होता जाएगा, ऑरेंज। ये पक्का याद करके जाना है क्वेश्चन को। उसके बाद जब आप बेसिक मीडियम में डालते हैं, बेसिक मीडियम में क्या आएगा, OH आएगा, H पॉजिटिव जो है वो OH से कंबाइन करता जाएगा और इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा, तो यहाँ पे कलर कौन सा हो जाएगा, येलो। अब दिस इज ओनली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे मैं उसके लिए मैं आई जस्ट राइट एंड आई जस्ट टेल यू, जैसे मैं उसके लिए बता रही थी आपको, इसमें भी वही है। देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज गिविंग यू K2Cr4, पोटेशियम का सल्फेट, क्रोमियम का सल्फेट, एंड इट इज गिविंग यू वाटर, राइट? वहां पे क्या हो रहा था, पोटेशियम का सल्फेट, मैंगनीज का सल्फेट और वाटर, वहां पे भी क्या हो रहा था, Ki was getting converted into I2. Let me write and let me tell you so that it is easy for you. देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक मीडियम में बात कर रही हूँ, जब भी रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो इट विल बी प्रोड्यूसिंग, दैट इज पोटेशियम का सल्फेट, राइट? इट विल बी गिविंग यू क्रोमियम का सल्फेट, right? And it will be giving you water,
राइट। नेसेंट ऑक्सीजन मैं नहीं लिख रही हूँ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दो दो इक्वेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, एक एक सिंपल इक्वेशन का भी क्रेडिट है। अब देखिए क्या होगा, व्हेन इट इज Ki it will get converted into iodine, right? When it is potassium nitrite, it will get converted into potassium nitrate, right? When it is potassium sulfite or sodium sulfite, let us change it. Whenever it is a sodium sulfite, it will get converted into sodium sulfate. तो एक ऑक्सीजन जो है वो बढ़ाते जाइए. Whenever it is a ferrous sulfate, ठीक है, ferrous sulfate, it will get converted into ferric sulfate. Easy, right? Ionic equation कैसे लिखनी है? This I am telling you. ये मैं बता दूं. इसी तरह से अब हम आते हैं for the other thing, that is potassium permanganate, KMnO4. ठीक है, KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड. देखिए जरा, यहां पे it will be पोटेशियम का सल्फेट. Let me write. It is potassium का सल्फेट, it will be मैंगनीज का सल्फेट एंड इट विल बी वाटर. नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी, ओवरऑल इक्वेशन में लिखने की जरूरत नहीं. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन के अंदर, फेरस सल्फेट राइट, वो फेरिक सल्फेट के अंदर. ये आपकी मॉलिक्यूलर इक्वेशन है. आयनिक इक्वेशंस कैसे लिखनी मैं बता रही हूँ. सोडियम सल्फाइड, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम सल्फेट. ठीक है, तो ये चीज को हमने इस तरह से लिखना है. दिस इज हाउ वी हैव टू मेमोराइज इट. अच्छा, उसके बाद लेट अस टॉक आयनिक इक्वेशन कैसे लिखना है, जो कि हमेशा एक दिक्कत का जोन रहता है. कोई उसमें इतनी दिक्कत नहीं है. रिडॉक्स रिएक्शंस को दिमाग में रखिए. लाइक यू सी MnO4 नेगेटिव, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn+2 में. ठीक है जी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे लिखिए +5 +7. अब बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7 है. यहाँ पे जो जहां पे ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है भाई, वहां पे इलेक्ट्रॉन डाल लें. ये चीज याद रखें. यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? +7, जिसको नहीं पता लगता, इज इक्वल टू +2. तो यहाँ पे कितने? x इज इक्वल टू -5. -5 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है. तो आप यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन डालें. जब आपने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाले, इसको काट दें राइट. उसके बाद आप क्या बैलेंस करेंगे? यू विल बी बैलेंसिंग ऑक्सीजन. तो यहाँ पे भाई 4 यूनिट पानी के डालें. जब 4 यूनिट पानी के डालें तो क्या करना पड़ेगा? 8 यूनिट प्रोटॉन के डाल दें. ठीक है, अब मैं एक इक्वेशन करके बता रही हूँ. आयोडाइड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयोडीन. सबसे बड़ी गड़बड़ ये करते हैं, सबसे पहले आप आयोडीन के एटम्स को बैलेंस करें. पुट 2 ओवर हियर. यहाँ पे कितना चार्ज आ गया? that is -2. so put 2 electrons here. ओवरऑल इक्वेशन में क्या नहीं चाहिए होता? इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए होते. इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें. सबसे पहले एलिमिनेट कर दें इलेक्ट्रॉन्स को. बैलेंस्ड इक्वेशन आपके पास है. MnO4 नेगेटिव, यहाँ पे we have 16 protons, we have 10 iodide ions, then we have twice of manganese +2, we have 8 unit of water and we have 5 unit of iodine. Similarly, जब आपके पास डाइक्रोमेट आया, कोई दिक्कत नहीं है भाई. This is a dichromate ion. It gets converted into chromium +3. सबसे पहले भाई एटम्स को बैलेंस करें. 2 यहाँ डालें, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन ट्राई. यहाँ पे +12, यहाँ पे +6. add 6 electron, add 7 units of water and add 14 protons to this side. राइट, आयोडाइड को कन्वर्ट कर दें आयोडीन के अंदर. यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 2. मल्टीप्लाई इट विथ 3 एंड एड देम. Rest of the things I'm leaving on you. Kindly keep on studying and scoring higher in the board examination. And may God bless you all. Stay happy and keep studying. May God bless you. Thank you so much.